गाइस 21वीं सदी आते आते तक इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी रेगुलेट करने लगी थी एमिशंस को। और हमारी जो एमिशंस है ना, जिसको हम भारत स्टेज कहते हैं, वो एक्चुअली यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड हैं। तो जितने भी यूरोपियन स्टैंडर्ड के एमिशन के नंबर्स हैं, वो जनरली आप हमारे नंबर्स को काउंट होते हुए देखोगे, जैसे कि BS6, दैट मीन्स यूरो 6। और अगर आप BS4 के बारे में बात करते हैं तो दैट मीन्स यूरो 4। बट हमने एक जो है वो स्किप किया, हमने स्ट्रेट अवे 4 से 6 ले गया है, क्योंकि बीच में हमने एक जो रेगुलेशन था यूरो 5 के नाम से, उसको रेगुलेट इंडिया में नहीं किया, उसको लेके नहीं आए। लेकिन अब BS6 के साथ साथ BS6 स्टेज 2 भी आई थी, जो हमने लास्ट ईयर मार्च के महीने में अप्लाई होते हुए देखी। बट अभी जो नया खौफ है, और ये खौफ ऐसा है जो OEMs को तो परेशान कर ही रहा है, बट SUV लवर्स को बहुत परेशान करेगा, एंड दैट इज BS7। BS7 के बारे में आज हम बात करेंगे, कैसे ये आपकी फेवरेट SUVs को मार्केट से डिमिनिश करेगा, या एक ऐसे फ्यूल टाइप पे लेके आएगा जो आपको अक्सर पसंद नहीं आएगा। तो मेरे साथ में इसी केस के लिए जुड़े हैं मिस्टर आस्कार गुरु। ही इज नोन बाय द आस्कार गुरु, बट आप हम लोग अमित सर के नाम से ही इनको बुलाते हैं। अमित सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द चैनल, और इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू मुझे याद करने के लिए। BS7 एक्चुअल में अभी लोगों को अर्ली लग रहा है। गवर्नमेंट का प्लान तो ये था कि 2025 में ऐसे ला दे, लेकिन ना तो इंडस्ट्री तैयार है ना गवर्नमेंट तैयार है। तो 2027 की मुझे उम्मीद है कि तब इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। एक रीज़न और भी था, हम ऑलरेडी BS6 को बिल्कुल सही टाइम पे लॉन्च कर चुके थे, तो उस पर ज़्यादा काम नहीं करना था। एक और चीज़ थी, हमने उसका भी वर्जन 2 भी दे दिया है, जो कि इंटरनेशनली बिल्कुल बराबर चल रहा है। तो इस समय इंडिया की गाड़ियाँ उतनी ही पॉल्यूशन करती है जितनी कि इंटरनेशनल गाड़ियाँ कर रही हैं। और इवन कई कंट्रीज में तो अभी भी यूरो 4 चल रहा है। करेक्ट। जैसे हमारे पड़ोस में पाकिस्तान या इंडोनेशिया या बैंकॉक या मलेशिया, सब जगह यूरो 4 चल रहा है, और उधर छोड़िए दुबई में चल रहा है। यानी हम उनसे बेहतर नॉर्म्स के साथ चल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या यूरो 7 या BS7 को जल्दी इम्प्लीमेंट करना जल्दबाजी है? बस यहाँ पे मामला अटक रहा है। ब्रांड्स का कहना है कि नहीं, अभी हमें इतनी जल्दी दोबारा शिफ्ट नहीं करना चाहिए, और गवर्नमेंट का भी यही सोचना है कि नहीं, इतनी जल्दी ना करें, हम थोड़ा रुक के करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अगर 2025 में हो रहा है, तो हमने 2023 में ही तो सेकंड वर्जन दिया है BS6 का। तो अब 3 से 4 साल लेते हैं, इंडस्ट्री को सेटल करते हैं, उसके बाद सीधे सीधे BS7 पर पहुंचेंगे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उसकी डेट एक्सटेंड होकर 27 तक चली जाएगी। लेकिन BS7 लॉन्च होते ही कई कंपनी की तो खैट खड़ी होने वाली है। गाइस सॉरी आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ने के लिए, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर बहुत कंफ्यूज रहते हैं जब भी हम गाड़ी खरीदते हैं, हमारी रनिंग के हिसाब से क्या वो गाड़ी सूट कर भी रही है कि नहीं। ये कंफ्यूजन अक्सर बनी रहती है, ये डिसीजन लेने के बाद तक परसिस्ट करती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अपनी सारी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली बुक अ कॉल विद मी। सारी डिटेल जो है वो फिलहाल आपकी स्क्रीन पर रनिंग है, और आप एक मैसेज के थ्रू मेरे साथ में कॉल बुक कर सकते हैं। Isn't this amazing? सारे डाउट्स क्लियर कीजिए, बस एक कॉल दूर हैं आप अपने सही डिसीजन से। गाइज, अगर हम पहले BS6 के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको रियलाइज होगा कि BS6 के आने के बाद 82 to 93% जो पार्टिकुलेट मैटर है वो रिड्यूस हुआ है। इनफैक्ट हमने सर नाइट्रोजन ऑक्साइड के एमिशन जो परसेंटेज है वो भी 68% तक कम होते देखा, एंड दीज डाटाज आर फ्रॉम सम रिलायबल सोर्सेज, तो हम लोग इनको नकार भी नहीं सकते हैं। BS6 आने की वजह से पॉल्यूशन लेवल घटा है, लेकिन BS6 स्टेज 2 के आने से वो नॉमिनल घटा है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन जो है वो नहीं देखोगे आप उस पर आते हुए। BS7 के आने की वजह से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगा, क्योंकि सर BS7 जब आने वाला है तो वो केवल एमिशंस के ऊपर नहीं होगा, वो गाड़ी की टेम्परिंग, अगर आप ऑडोमीटर के साथ अभी तक छेड़छानी करते हो तो वहां पर भी वो रेगुलेट करेगा। इसके साथ साथ वो टायर में होने वाले पॉल्यूशन से, टायर जब आप ब्रेक मारते हो तो वो रब होता है, तो वो उस तरीके की केमिकल कंपोजिशन की वजह से जो एमिशंस होते हैं वहां पर भी वो रेगुलेट करेगा। यानी कि ना केवल वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को टच कर रहा है, वो ऑटोमोबाइल एंसिलरी पार्ट को भी टच कर रहा है। अब टायर्स रिलेटेड या एसेसरीज रिलेटेड जो मार्केट है उनको भी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा यहाँ पे। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा डर है जो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डरा रहा है। जैसे आपने बातों बातों में टायर का जिक्र किया, हम ब्रेक्स को भूल गए। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो दो चीज़ें जब रगड़ती है तो उनसे डस्ट निकलती है। वो डस्ट ड्रम ब्रेक्स में तो इकट्ठा हो जाती है, लेकिन डिस्क में वो उड़ जाती है, तो पॉल्यूशन वो भी कर रही है।
तो हमें ड्रम ब्रेक्स पर जाना मजबूरी होगा, या ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा जिसमें कि ये पॉल्यूशन कम हो। अगर हम इसे कम नहीं कर सकते तो हमें कान अपना इस जगह से उमेटना पड़ेगा। यानी अगर हम ब्रेक्स वाले पॉल्यूशन, टायर वाले पॉल्यूशन को कम नहीं कर पाते, इंजन ऑयल वाले पॉल्यूशन को कम नहीं कर पाते, तो हमें इंजन के पॉल्यूशन को ज़्यादा टाइट करना पड़ेगा ताकि हम दोनों को बैलेंस कर सकें। और इस बैलेंसिंग में कुछ कंपनीज की प्रॉपर वाट लगने वाली है जिन्होंने कोई तैयारी BS7 को लेकर अभी तक नहीं कर रखी है। उनके पास कोई इंजन नहीं है, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, और केवल वही लोग ज़्यादा आसानी से कर सकेंगे जिन्होंने अभी से तैयारी शुरू कर दी थी या हाइब्रिड पे चले गए थे। वो लोग जरूर मैच कर पाएंगे, बाकी तो बस शायद डीजल का जय सिया राम होने वाला है। जी हाँ, आप जैसे बता रहे थे कि ऑटो OEMs को भी काफ़ी इफेक्ट करने वाला है। अमित सर, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, कंपोनेंट्स का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गाड़ी में। अब वो एग्जॉस्ट सेंसर लगेगा तो पे उसको कंज्यूमर को ही करना पड़ेगा एट द एंड, और कंज्यूमर को ना केवल उसके प्राइसेस पे करने पड़ेंगे, उसके साथ में लगने वाले टैक्सेस को भी पे करना पड़ेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इनफैक्ट अब ये जो रेगुलेशंस है वो कुछ इस तरीके से आने वाले हैं कि जब आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाओगे तो वहां से निकलने वाले वेपर्स को भी वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करने वाले हैं। तो वो एमिशन नॉर्म्स कुछ इस तरीके से स्ट्रिक्ट होंगे। तो मुझे तो लगता है कि 2 साल, एटलीस्ट 2 साल तो हमें चाहिए ही चाहिए मिनिमम OEMs को रेडी करने के लिए, या हमारी गवर्नमेंट को भी थोड़ा पैम्पर करने के लिए वो हल्का सा ढीला बरतें। क्योंकि ऑब्वियसली एट द एंड अगर हम देखें जो टेक्नोलॉजीज अभी यूरोपियन मार्केट्स में है वो स्टैंडर्ड तो हम लोग मैच कर पा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली वो टेक्नोलॉजीज पहले यूरोपियन मार्केट में आती है, देन वी हैव टू कैरी देम टू इंडिया। तो वो थोड़ा सा टाइम डिले जरूर है यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि प्राइसेस जो हैं वो कम से कम भी 15 से 20% गाड़ियों के दोबारा बढ़ेंगे 2027 में, अगर ये यूरो एमिशंस, या मैं कहूँ कि भारत स्टेज 7 इंट्रोड्यूस होती है इंडिया में? देखो, प्राइस तो बढ़ेंगे क्योंकि इंजन ही बदल दिए जाएंगे। ये इंजन जो इस समय इंडिया में चल रहे हैं, गिने चुने इंजन ऐसे हैं जो शायद कैरी फॉरवर्ड हो पाएंगे। अधिकतर तो इंजन ही बदलने पड़ेंगे। इवन टाटा नए TGDI इंजन ट्राई कर रहा है, वो भी BS7 से रिलेटेड ही तैयारी है। अभी अभी मारुति ने अपनी स्विफ्ट में G सीरीज़ का इंजन दिया था, Z सीरीज़, वो भी BS7 की ही तैयारी है। अभी महिंद्रा के पास ऐसा कोई तैयारी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो भी करेंगे। अभी टाइम लगता है उनको, लेकिन वो भी करेंगे। और करेंगे तो नया इंजन लगेगा, नई R&D लगेगी, उसका पैसा देगा कौन? कस्टमर ही देगा। आखिरी में कस्टमर ही अपनी जेब से देता है। कंपनी दान खाता नहीं चलाती हैं, और कस्टमर जब देगा तो खर्चा बढ़ेगा और कीमतें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। ऊपर से 2027 आते आते भाई स्टील भी महंगा हो जाएगा, प्लास्टिक भी महंगा हो जाएगा, रबड़ भी महंगा हो जाएगा, टच स्क्रीन भी महंगी हो जाएगी, बटन्स भी महंगे हो जाएंगे, हर चीज़ तो वैसे ही महंगी हो, पेंट भी महंगा होगा। जब ये भी चीज़ें भी महंगी होंगी, ये भी 10 से 15% होगी, और टेक्नोलॉजी भी 10 से 15% होगी। तो मुझे लगता है आज जो प्राइस है इसके मुकाबले 2024 के मुकाबले 2027 में प्राइस 15% नहीं बढ़ेगी, ये 25% तक बढ़ सकती है। आप बहुत कम असेस कर रहे हो। अमित सर, अगर हम बात करें ना ऑफ रोडर्स की, लोग अक्सर घूमने निकलते हैं जिनको लंबा चलना है, वो उनकी प्रायोरिटी डीजल रहती है हमेशा। इनफैक्ट कम्यूट करने वाले टैक्सी ड्राइवर और कमर्शियल को हम कैसे भूल सकते हैं। वो हालांकि वो नॉर्म्स इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहते कमर्शियल पे, हो सकता है 4-5 साल बाद उन पे इम्प्लाई हो, लेकिन कमर्शियल के साथ में डीजल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और डीजल पैसेंजर के साथ में भी फैक्टर है। तो आपको क्या लगता है कि OEMs किस तरीके से अफेक्ट होने वाले हैं इस बार? क्या वो डीजलाइजेशन को बिल्कुल बॉयकॉट कर देंगे जैसे कि स्कोडा वैगन एंड मारुति सुजुकी ग्रुप ने किया, या कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि हम डीजल इंजन के साथ में भी एमिशंस कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि वो बहुत पॉल्यूशन क्रिएटिंग है। डीजल हमेशा से लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं अपने काउंटर फ्यूल्स के साथ। देखिए, डीजल के साथ एक बड़ी चीज़ है कि डीजल इंजन जब बड़ा होता है तो वो बेहतर होता है, इसीलिए कॉमर्शियल व्हीकल्स में डीजल बहुत कॉमन है। इंडिया में एक और बड़ा इशू है, वो इशू है एग्रीकल्चर, जहाँ पर अभी भी हम BS6 पे नहीं है, वहाँ अभी BS6 नहीं है, तो वहाँ पर भी हमें इम्प्लीमेंट एक लेवल ऊपर करना है। होपफुली तब शायद CRDI इंजन वगैरह आने लग जाएंगे ट्रैक्टरों में, और इस तरह से हम नए BS को फॉलो कर पाएंगे एग्रीकल्चर में। लेकिन पैसेंजर की बात आती है तो डीजल इंजन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, क्योंकि हमारे पास क्या इंटरनेशनली डीजल पे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हो रही है। उन्होंने सालों पहले बंद कर दी थी। अमेरिका कर नहीं रहा है क्योंकि वो पेट्रोल पे शिफ्ट हो चुके हैं। चाइना कर नहीं रहा है, वो पेट्रोल पे शिफ्ट हो गए। ये दुनिया के 2 सबसे बड़े वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल
मार्केट बनाते हैं। सबसे बड़े पे पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे नंबर पे इंडिया है। ऐसी कंडीशन दो कर नहीं रहा है तो तीसरा कब तक झेलेगा? उसको भी झक मार के उन्हीं स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा जिसे अमेरिका और चाइना कर रहे हैं। चाइना में इसीलिए डीजल कारें नहीं है, वहाँ अधिकतर पेट्रोल कारें हैं पैसेंजर व्हीकल में। तो पैसेंजर व्हीकल में इंडिया में भी अब 1500 सीसी इंजन ये सब बंद होने वाले हैं। इनकी तो दुकान गई। BS7 होते होते आज की तारीख में हमारे पास कई सारी डीजल कारें हैं, जैसे कि सबसे सस्ती अल्ट्रोज है, नेक्सॉन है, XUV3 XO है, वेन्यू है, सोनेट है, केटा सेल्टॉस हैं। ये गाड़ियाँ डीजल में 1500 सीसी इंजन से नीचे वाले इंजन के साथ में, और ये सारे इंजन अब आगे BS7 में इंडिया को टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। जब ये जाएंगे तो बदले में क्या आएगा, ये जरूर एक टॉपिक है, लेकिन ये जाएंगे पक्का, क्योंकि ये BS7 के लिए तैयार नहीं है और कोई भी कंपनी इस साइज़ के इंजन पर काम भी नहीं कर रही है। यानी कोई कंपनी R&D कर रही है तो ऐसा नहीं कर रही है, सबने कहा कि ना बस हो गया, अब तो हम कुछ और सोचेंगे। तो कुछ और में ज़्यादा ध्यान है, जिनमें CNG भी है, हाइब्रिड भी है और इलेक्ट्रिक तो है ही। तो यानी हम ये मान के चलें कि केवल बड़ी वाली SUVs डीजल में शायद सर्वाइव कर पाएँ, वो भी तब अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी चीज़ों को चेंज किया और अच्छा इन्वेस्ट किया डीजल में, तभी कर पाएंगे। वरना कोई बड़ी बात नहीं, जैसे कि हमें पता है कि फॉर्च्यूनर हाइब्रिड में आएगी, डीजल में शायद नहीं आएगी आगे कुछ समय बाद। तो फिर जब फॉर्च्यूनर आएगी तो स्कॉर्पियो भी जाएगी, उसमें भी ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करेंगे, पेट्रोल पे जाएंगे या हाइब्रिड कहीं से लेके आएंगे, उनके पास अपना तो है नहीं। तो ऐसी कई मैन्युफैक्चरर्स की रियली हालत ख़राब होने वाली है। और आपने अभी जिक्र किया था कि जैसे मारुति और ये कंपनीज डीजल बंद कर चुकी हैं, स्कोडा वॉक्सवैगन नहीं, केवल यही नहीं बंद कर चुकी हैं, आप ध्यान से देखो तो सिट्रन के पास नहीं है, रेनो के पास नहीं है, निसान के पास नहीं है, वॉक्सवैगन स्कोडा का आप नाम ले ही चुके हो। इनके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो मारुति के पास भी नहीं है। और जब इतने मैन्युफैक्चरर्स पेट्रोल के अलावा दूसरे किसी फ्यूल पर जा ही नहीं रहे हैं, मतलब लिक्विड फ्यूल, फॉसिल फ्यूल में, तो फिर बाकी मैन्युफैक्चरर्स को भी इन्हीं के साथ आना पड़ेगा। जिस समय मारुति ने डीजल को बंद किया था, उसकी 60% कार पेट्रोल पे थी, 40% डीजल पे थी और उसका मार्केट पे कब्जा था 48%। उसने डीजल बंद किया, लोगों को लगा 20% मार्केट तो गया हाथ से इनके, लेकिन उसने स्मार्टली खेला, उसने अपने मार्केट शेयर को 42 कर लिया, केवल 8% का लॉस उठाया, 7% का, लेकिन उसने पूरे 40% मार्केट को ख़त्म किया डीजल को। उसके बावजूद भी उसकी कारें बिक रही हैं। कुछ लोगों का कहना था बेजा तो बंद ही हो जाएगी, लेकिन क्या हुआ, बेजा हम आज भी खरीदते हैं। उसने अल्टरनेट भी उसमें डाल दिया कुछ समय बाद। पहले उसने पेट्रोल के दम पे लोगों को तैयार किया, फिर उसने CNG मिला दिया। तो ऐसा ही बाकी मैन्युफैक्चरर्स भी करेंगे। अभी आपको पता चला होगा कि होंडा ने भी आफ्टर मार्केट ही सही CNG देना शुरू किया। एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी फैक्ट्री भी शायद CNG या हाइब्रिड कारों को ज़्यादा प्रमोट करेंगी जितनी इस समय वो पेट्रोल को प्रमोट कर रहे हैं, और डीजल तो वो ऑलरेडी इंडिया में बंद ही कर चुके हैं। तो अभी तो जो हाल है उसको देख के यही लग रहा है कि कई कंपनीज़ को अल्टरनेट फ्यूल में ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि या तो इलेक्ट्रिक है, उस पर जाना मजबूरी है, और दूसरा ऑप्शन जो है वो है CNG, जिस पर थोड़ा बहुत कंपनी जाना चाहती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन जाना चाहती है, तब तक जब तक कि BS7 के लिए वो पूरी तरह तैयार ना हो जाए। यानी कि अब वो SUVs लवर जिनको वो डीजल का ग्रंट पसंद है, वो उनके लिए थोड़ी सी सैड न्यूज़ है। एंड बहुत चांसेस हैं कि NGT एक और फर्दर रेगुलेशन लेके आए, जैसे वो ऑड इवन चलाते हैं दिवाली के आसपास में, हम दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ इस तरीके की रेगुलेशंस और हमें देखने को नज़र आ सकते हैं आने वाले टाइम में भी, स्पेशली डीजल इंजन या फिर BS स्टेज 4 या 6 वाली गाड़ियों को लेके। दीज आर एजम्पशंस एंड दीज कैन रियली नॉट बी ट्रू, हो सकता है, ये चांसेस हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और SUV लवर्स, सैड न्यूज़ फॉर यू गाइज, डीजल बहुत ज़्यादा लाइफ जो है वो अब कैरी नहीं करने वाला है। तो बड़ी SUVs में डेफिनेटली जो है वो कट डाउन होगा, स्पेशली हम सफारी के बारे में बात करें या स्कॉर्पियो
स्कॉर्पियो एंड जीप मेरिडियन, जीप की जितनी भी सीरीज डीजल इंजन है वो तमाम जो है वो बंद होने वाले हैं, और फॉर्च्यूनर जैसे प्रोडक्ट। लेकिन एक चीज़ और है सर, टोयोटा के पास में ऑलरेडी हाइब्रिड ऑप्शन है, तो मोस्ट लाइकली वो अपनी हाइब्रिड पावर ट्रेन्स जो है वो टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ में इंट्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने ऑलरेडी हमने देखा हाइराइडर के साथ में उन्होंने हाइब्रिड इंट्रोड्यूस किया है, कैमरी हाइब्रिड के साथ में आती है, तो हाइब्रिड के तो मास्टर है। उन्होंने पहले भी प्राइस, जब टाइम भी नहीं था इंडिया में हाइब्रिड का, तब भी वो प्राइस के साथ में इंपोर्ट करते थे उसको, और हाइब्रिड सेटअप के साथ में वर्ल्ड नोन है वैसे भी। मतलब अगर आप इंटरनेट पे अभी भी सर्च करोगे विच इज द बेस्ट OEM फॉर हाइब्रिड कार्स, यू विल बी नोइंग कि टोयोटा मास्टर है उसके अंदर। तो वहाँ पर ज़रूर टोयोटा की बड़ी SUVs में आप हाइब्रिड ऑप्शन देखोगे। एक चीज़ और है अमित सर, जब हम OEMs के बारे में बात करते हैं उनके लिए काफ़ी चैलेंजेस अब आने वाले हैं, तो कौन कौन से OEMs ऐसे हैं जिनके साथ में आपको लगता है कि यार ये तो गई, अब इनको तो तिनके का सहारा ही बचा सकते हैं, और क्या क्या आपको लगता है, आपके क्या इनपुट्स हैं उनको लेके? ऐसे इनपुट सबसे ज़्यादा जो हॉरिबल स्टोरी है वो केवल महिंद्रा के साथ है। महिंद्रा के पास कोई भी ऐसा पावर ट्रेन नहीं है जो नए BS7 नॉर्म्स के लिए तैयार है, कोई भी। और हाँ, अभी उनके पास वक्त ज़रूर है, इस वक्त में वो 2 काम कर सकते हैं। पहला तो ये कि वो अपने सेटअप में तैयारी शुरू कर दें कि BS7 के लायक कम से कम एक इंजन में R&D कर लें, और बाकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी उनके पास खुद की है नहीं, तो उन्हें कहीं ना कहीं से बोरो करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि कुछ और कंपनीज़ के हाइब्रिड सेटअप महिंद्रा अपनी गाड़ियों में दे और अपनी गाड़ियों का कुछ सेटअप उन कंपनीज़ को दे। अभी हाल में कुछ चर्चा भी चली थी कि स्कोडा महिंद्रा के साथ मिलकर कुछ काम करना चाह रहा है, क्योंकि उसने एक अजीब सा बयान दे दिया था कि उसकी कारें ओवर इंजीनियर्ड हैं और इंडिया के प्राइस को मैच नहीं कर पा रही हैं। जबकि वो अलग बात है कि मैं सहमत हूँ या नहीं हूँ, वो कहूँगा तो फिर लोग समझेंगे नहीं। कोई ओवर इंजीनियर्ड नहीं उनकी कारें हैं, उनकी कारें नॉर्मल कारें हैं। बस प्रॉब्लम क्या है कि वो एक अलग सपने में जी रहे हैं, तो उनको भी चेंज तो करना ही है BS7 के लिए, क्योंकि उनके भी ये जो इंजन इस समय चल रहे हैं TSI इंजन, ये BS7 के लिए रेडी भी नहीं है, तो उनको भी चेंज करना है। तो वो भी एक दूसरे के साथ मिलकर थोड़ा इलेक्ट्रिक हमें दो, थोड़ा हमसे लो करके काम चलाएंगे। और हाइब्रिड पर हाँ फॉक्सवैगन काम कर रहा है, और शायद वो वहाँ से लाके इंडिया देगा, लेकिन उससे उसकी कारों की कीमतें बेइंतहा बढ़ जाएंगी अगर वो देगा। और अगर वो इंडिया में ही कुछ कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं तो भी उनकी कीमतें तो बढ़ना तय है। और सबसे बड़ा चैलेंज महिंद्रा के साथ है। दूसरे नंबर पर टाटा है, जिसको ये सहना है एक तरह से कि कैसे मैनेज किया जाए, लेकिन उसके पास एक बढ़िया तरीका था। उसने आज से 3 साल पहले ही इलेक्ट्रिक कारों पर अपने पकड़ बना दी, और इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर है वो। तो उसके लिए अब पहले नंबर पर मेंटेन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी 4 कारें इलेक्ट्रिक में है, आगे और बढ़ जाएंगी धीरे धीरे। कितना वक्त लगेगा, कार वो आने वाली है, हैरियर भी आने वाली है इलेक्ट्रिक में, तो इतनी बड़ा पोर्टफोलियो हो जाएगा कि उसे BS7 नॉर्म्स को लेकर उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। ऊपर से वो इंजन तो तैयार कर ही रहे हैं, TGDI इंजन, जो कि एक 3 सिलेंडर और एक 4 सिलेंडर, 2 TGDI इंजन तैयार कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर, और CNG भी उनके पास है ही अच्छा खासा, ये चारों चीज़ें मिलकर उसकी नैया पार लगा देंगे। लेकिन जिनकी दिक्कत आने वाली है उनमें रेनो निसान है, इनके पास कोई तैयारी दिखती नहीं है, और महिंद्रा, इनकी भी कोई तैयारी दिख नहीं रही है। हालांकि निसान के पास ऑलरेडी हाइब्रिड सेटअप है, दोनों तरह का, एक सीरीज़ हाइब्रिड है और एक नॉर्मल हाइब्रिड सेटअप है, जिसे वो नॉर्मल को तो हमने देखा है कई जगह यूज़ करते हुए, और सीरीज़ को हमने देखा नोट ई पावर और इंटरनेशनली किक्स में भी देते हैं वो, और एक्सट्रेल में भी देते रहे हैं, कास्काई वगैरह में भी है उनके पास। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं, क्योंकि वो सब बड़े इंजन के साथ में, और इंडिया में वो गाड़ियाँ बेचते हैं मैग्नाइट, तो एक्सट्रेल आ रही है लेकिन वो भी हाइब्रिड नहीं आ रही है। तो अभी ये देखना है कैसे चलेगा ये सारा खेल। और सबसे इसके बाद मारुति को सबसे कम चैलेंजेस हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक भी कर ही रहे हैं, और उन्होंने G सीरीज़ का इंजन लॉन्च कर दिया है, जो कि 3 सिलेंडर इंजन है, वो भी Euro 6-7 नाम्स के हिसाब से हो जाएगा आराम से, और उसमें 1 सिलेंडर जोड़ के उसे 4 सिलेंडर बना के 1500 सीसी में वो लग जाएगा ब्रेजा और आर्टिगा और ग्रैंड विटारा में, तो वहाँ भी उनका काम हो जाएगा। और छोटी गाड़ियों में यही G सीरीज़ का इंजन पहुँच जाएगा नीचे तक, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। Hyundai, किया, ये दोनों चूक साथ में काम करते हैं। इंटरनेशनली इनके पास भी हाइब्रिड सेटअप है, और इंडिया में ये एक प्लांट भी एक्वायर किया इन्होंने, शेवरले का प्लांट जो था महाराष्ट्र में, उसे इन्होंने एक्वायर कर लिया। वहाँ पर ये इलेक्ट्रिक कारों के लिए काम करना चाहते हैं, तो मे बी पॉसिबल आगे फ्यूचर में ये क्रेटा, एक्स्टर और उधर
सोनेट, कारेंस, इनको इलेक्ट्रिक बनाकर दिया जाएगा, जिससे कि यह काफ़ी हद तक मार्केट में 7 से होने वाले नुकसान को कम कर सकेंगे, स्पेशली डीजल वाले, क्योंकि इनके डीजल इंजन प्रॉब्लम में आने वाले हैं। तो 2027 तक क्रेटा डीजल चला लो, सेल्टॉस डीजल चला लो, उसके बाद तो रुकना है। और रही बात बड़ी गाड़ियों की, जैसे कि सफारी है, कंपस है, हेक्टर है, इनके डीजल बंद हो जाएंगे। तो बड़े चैलेंजेस जो हैं वो टाटा के साथ हैं, लेकिन टाटा संभाल लेगा क्योंकि उसके पास काफ़ी इंतजाम है। और रही बात हांडई और किया की, ये तो ऑलरेडी तैयारियों पे लगे हुए हैं, हाइब्रिड लाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक उनकी रेडी हो रही है नए प्लांट के साथ में। तो फिर अब कुछ ऐसा बड़ा चैलेंज बचा नहीं है। बस चैलेंज उनके लिए जिनके पास है छोटी गाड़ियाँ और इंजन है नहीं, रेनो, निसान, इनके पास टोटल दोनों का मिलाकर 4 कारें बेचते हैं इंडिया में, क्विड, ट्राइबर, काइगर और मैग्नाइट। और ये चारों कारें की जो इंजन है प्रेजेंट टाइम में वो BS7 रेडी नहीं है, तो इनको भी अपना चेंज करना पड़ेगा। कुछ इलेक्ट्रिक भी ट्राई कर रहे हैं, देखें कैसे करते हैं ये लोग। इनके लिए चैलेंजेस है और बड़ी गाड़ियों के लिए चैलेंजेस है, जिनमें फिएट के सारे इंजन बंद हो रहे, तो फिर हेक्टर भी बंद होगी डीजल में, सफारी भी शायद फ्यूचर में जाएगी। इसके अलावा कंपस, जिन्होंने अभी हाल में पेट्रोल को बंद कर दिया, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था कि पेट्रोल बंद कर दिया, डीजल बेच रहे हैं और अब उन्हें डीजल भी बंद करना पड़ेगा, फिर वापस पेट्रोल पे आएंगे, तो फिर लोग क्या कहेंगे कंपस के बारे में कि भाई साहब आप कितने सिरफिरे हो, एक बार कान इधर से उमेटते हो, फिर इधर से कान उमेटते हो, फिर इधर से कान उमेटते हो, ऐसा कब तक चलेगा। लेकिन हाँ, ये कुछ गलतियाँ हैं जो भारी पड़ेंगी जहाँ तक ख्याल है जीप को। वैसे कंज्यूमर एंड में अगर आप देखो तो मोटा मोटे तौर पे आपकी पॉकेट को तो अब थोड़ा सा हैवी फील करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें होने वाली है अगले 3 साल के अंदर अंदर। तो उसके लिए आप रेडी रहो। इंडिया के फाइनेंस आप जानते हो बहुत स्ट्रांग है, मतलब आप गली नुक्कड़ में देखोगे फाइनेंसेस का ऑप्शन अवेलेबल है। तो अब आपकी EMI बहुत महंगी पड़ने वाली है अगर आप लोन वगैरह जो है सेंक्शन कराते हो उस तौर पर। और क्या क्या चीज़ों पे डिफिकल्टी आने वाली है, देखो वो लोग जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं डीजल के, वो लोग जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको थ्रू आउट इंडिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है दिल्ली NCR में, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, NGT के कोई अपने रूल्स हो जाएं, तब वो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, तब वो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपको अफेक्ट करे, आपका कम्यूट अफेक्ट करे। बाकी नॉर्मलाइज रहेंगी ये सारी चीज़ें। BS7 हमारे लिए एक अच्छा ही है, क्योंकि हम एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं और उस दुनिया में सांस लेने वाले लोग भी हम ही हैं। 25% इस टाइम ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो यहाँ पे पॉल्यूट करता है एंड ग्रीन हाउस गैसेस को जो है वो इंट्रोड्यूस करता है हमारे एनवायरनमेंट में। अगर हम देखें केवल इंडिया हो, और इंडिया अभी आप जानते हैं टॉप प्लेयर है फिलहाल एयर पॉल्यूशन में सर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, और अमित जी से भी पॉइंट बताते हैं। देखिए सीधी सच्ची बात है, कंज्यूमर के लिए सिर्फ एक ही चिंता का विषय है कि उनकी जेब ज़्यादा ढीली होगी, उन्हें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो मेरी तो ये सलाह है कि BS6 के जो सेकंड वर्जन वाली गाड़ियाँ हैं इनको खरीद लें, 7 तक के लिए रुके नहीं। जिनको आज गाड़ी खरीदनी है वो सोचे कि चलो अगला आएगा तब लेंगे, तो मेरे हिसाब से तो अभी ही ले डालो ताकि कम से कम गाड़ी सस्ती रहे। दूसरा ये तय है कि जब BS7 लागू होगा तो BS4 वाले डीजल इंजन को कम्प्लीटली कट आउट कर दिया जाएगा NGT के द्वारा, यानी आपको BS4 चलाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, दिल्ली में कतई नहीं मिलेगी। तो अगर आपके पास BS4 डीजल गाड़ियां हैं, बेच बाच के नक्की करो और आगे बढ़ो। और मे बी पॉसिबल कि BS6 भी पे भी रोक लगा दी जाए कि जब पॉल्यूशन बढ़े तो पता पड़ा BS6 भी उस समय रोका जाए। अभी तो फिलहाल BS6 अलाउ है, लेकिन BS4 अभी भी अलाउड नहीं है। आपको याद हो पिछले साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 15 फरवरी तक लागू थे और BS4 डीजल कार चलाना बैन था। यस तो फिर जब अभी बैन था तो आगे भविष्य में तो ये और स्ट्रिक्ट होंगे। जब साल में 4-4 महीने आप बैन कर देते हो डीजल BS6 को, BS4 को, तो फिर आगे तो ये 4 की जगह 6 हो जाएंगे, 6 की जगह पूरा साल हो जाएगा। कुछ दिन में पता पड़ा कि BS4 बोले ये क्या था। इससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप पेट्रोल में इन्वेस्ट करो, आप अपनी मंथली कैलकुलेशन डिसाइड करो, क्योंकि अपड़ थपड़ आके और वो एंथुजियाज्म को ओवर हाइप करके भी लोग जो है डिसीजन बहुत गलत करते हैं और डीजल उठा के ले आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, ऑप्ट फॉर ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शन, जस्ट लाइक यू कैन ऑप्ट फॉर CNG। तो CNG हमारी इंडिया में अगर आप देखें तो मतलब पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग है OEMs का, आप
टाटा से लेके और मास्टर, जैसे कि हम मारुति सुजुकी बोलते हैं, वो मास्टर्स हैं अभी सीएनजीज में, वहां तक देखो तो पोर्टफोलियो बहुत है। आप मतलब 15 लाख 16 लाख तक की गाड़ियों में भी आज सीएनजी देख रहे हो, तो वो तो कभी भी ऐसा था ही नहीं कि 15-20 लाख तक की गाड़ियों में सीएनजी ऑप्शन जा रहा था। तो यानी कि आपके साथ में लग्जरी तो आ रही है, आपके साथ में लग्जरी के साथ साथ बजट भी आ रहा है, तो बजट फ्रेंडली गाड़ियां भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं, क्योंकि सीएनजी ना केवल आपको लो फ्यूल कॉस्ट देगा बट आपको ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी भी देगा, यानी ये रेंज भी आपको ज्यादा देने वाला है एट द कॉस्ट ऑफ जस्ट ₹1,00,000 एक्स्ट्रा। तो ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हो। सीएनजी के साथ साथ आप ईवीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका कम्यूट विद इन टेरिटरी है, आपको इंट्रा सिटी चलना है, आपको विद इन स्टेट चलना है, तो डेफिनेटली ईवीज से ज्यादा बेहतर फिलहाल जो है वो नजर नहीं आते हैं। एंड उनमें टाटा जो है वो भी मार्केट लीडर है यहाँ पे, तो वो फ्यूल टाइप में भी आप इन्वेस्ट करते हुए अपने आप को देखोगे तो एक अच्छे रिटर्न्स आप फ्यूचर में, रिटर्न्स इन द सेंस की इन सब एंजाइटीज से बचते हुए देखोगे अपने आप को। मेरे हिसाब से अब बेचारा कुछ बचा नहीं है कंज्यूमर को। अपनी जो ओवर स्मार्टनेस थी डीजल को लेकर कि नहीं डीजल बस, वो छोड़नी पड़ेगी। और मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे जो डीजल कहते हैं वो खुद पेट्रोल कार चला रहे हैं क्योंकि सस्ती पड़ रही है। दूसरा, बहुत कम लोग हैं जो डीजल के लिए मारामारी कर रहे हैं, और ये मारामारी 2027 तक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लोग धीरे से पेट्रोल ही खरीदेंगे, सीएनजी खरीदेंगे, हाइब्रिड खरीदेंगे, ईवी खरीदेंगे, लेकिन डीजल के लिए फाइट करना बंद करते चले जाएंगे, खासतौर से छोटी कार खरीदने वाले लोग। बड़ी कारों का तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इतनी जल्दी अंत होगा डीजल पर, लेकिन हाँ डीजल कम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। BS7 आया और डीजल की गाड़ियाँ 10% भी नहीं बचेंगी इंडिया में। 90% कारें डीजल छोड़ देंगी, और उनके पास अधिकतर के पास तो अल्टरनेट ऑलरेडी है। जैसे कि Hyundai किया के पास अल्टरनेट ऑलरेडी है, महिंद्रा के पास अल्टरनेट पेट्रोल आ चुका है, वो भी कर देंगे। टाटा के पास आने वाला है बहुत जल्द, उनका TGDI तैयार हो रहा है, वो भी आ जाएगा, तो उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। यानी ब्रांड तैयार हो रहे हैं, बस अब कंज्यूमर को अपना माइंड रेडी रखना है, और बस आप भी कमर कस लीजिए, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सो गाइस, ये तो थी हमारी पेशकश आज। कैसे BS7 जो है वो इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा, कंज्यूमर्स को अफेक्ट करेगा, OEMs को अफेक्ट करेगा, और क्या क्या ये रेगुलेशन थी जो गवर्नमेंट जो है वो लेके आने वाली है। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप डूइंग कार बाइक व्हाटएवर यू